वो इन लोगों के साथ जा रही थी जिनको अपने घर वालों से ज्यादा अपना हमदर्द समझती थी। फायरिंग अब बिल्कुल हमारे आसपास हो रही थी। अचानक एक समाज शिकन धमाका हुआ और हवेली के दाएं हिस्से में आग भड़क उठी। मैंने दरवाजे की झुर्री में से देखा। सुर्खी माइल रोशनी हवेली के अहाते में फैलती जा रही थी। जैसा कि बाद में पता चला कि ये एक ट्रैक्टर की डीजल टैंक की फटने का धमाका था। पराली के बड़े बड़े ढेर पास ही पड़े थे। उन्होंने बारूद की तरह आग पकड़ ली। फायरिंग भी मुसलसल हो रही थी, लेकिन अब इसका जोर बस एक ही जगह नहीं था। हवेली में हर तरफ अफरा तफरी थी। धुएं के स्याह मरगोले बड़ी तेजी से बुलंद हुए और इस अफरा तफरी में इजाफा करने लगे। मेरे दिल ने गवाही दी कि सरदारों की इस खूनी हवेली से निकलने के लिए यह बेहतरीन मौका है। मैंने सरवत का हाथ थामा। मेरे दूसरे हाथ में खुला हुआ चाकू था। हम बड़े कमरे में पहुंचे तो बीमार बापू खून में लथपथ पड़े थे। किसी जानिब से परवाज करके आने वाली कोई गोली उनके सर में लगी थी और उनके सफेद केस लहू रंग हो रहे थे। यकीनन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। हमारे पास इतनी मोहलत नहीं थी कि मैं उनके पास रुकता, उनको देखता। हम बाहर निकलकर धुएं के मरगोलों में से गुजरे। सरवत ने अपने मुंह को ओढ़नी की दोहरी तय से ढांप लिया था। मैंने भी सांसें रोक ली। जगह जगह गोलियों के खौल बिखरे हुए थे और दीवारों पर गोलियों के सुराख थे। बरामदा नुमा जगह पर मुझे भयानक चेहरे वाले अनंत सिंह की लाश नजर आई। गोली उसकी गर्दन चीर कर निकल गई थी। उसके पास ही मुझे ट्रिपल टू राइफल और गोलियों वाली बेल्ट नजर आई। मैंने ये दोनों चीजें उठा ली। चाकू दोबारा लिबास में रखा और राइफल को तैयार हालत में कर लिया। राइफल के वजन से अंदाजा हो रहा था कि इसके मैगजीन में अब भी गोलियां मौजूद हैं। बड़ा फाटक तो टूट चुका था, छोटा फाटक भी चौपट खुला हुआ था। हैरत अंगेज तौर पर फाटक तक हमारा सामना किसी से नहीं हुआ। हम फाटक में थे जब अवतार सिंह के कारिंदे ने हमारा रास्ता रोका, लेकिन उससे पहले कि वो फायर करता मेरी चलाई हुई 2 गोलियां उसकी छाती में लगीं और वह फाटक के सतून से टकराकर धुएं में गुम हो गया। सरवत बुरी तरह खांस रही थी। मेरे सीने में भी सांस नहीं समा रही थी। हम जानते थे कि जितनी जल्दी यहां से दूर निकल जाएंगे इतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। हम दरख्तों की तरफ भागे। अचानक एक धुआं छोड़ती हुई गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। ये एक लोडर था। इसके हक में चारा वगैरह लदा हुआ था। मैंने देखा लोडर की ड्राइविंग सीट पर यूसुफ बैठा था। गाड़ी की अंदरूनी रोशनी में उसके चेहरे पर नीम गोल जख्म का निशान नुमाया नजर आ रहा था। वो हमारी तरफ देखकर पुकारा, अंदर आ जाओ। मैं और सरवत लोडर की तरफ लपके। मेरे दाएं हाथ में ट्रिपल टू राइफल थी और मैं ट्रैगर दबाने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में था। यूसुफ ने गाड़ी मुकम्मल नहीं रोकी। मैंने रेंगती गाड़ी में सरवत को सवार कराया, मगर इससे पहले कि मैं भी सवार होता यूसुफ ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। इसका दरवाजा भी खुला ही रह गया, जो कुछ दूर तक लहराता रहा, फिर एक दरख्त से टकराकर बंद हो गया। मैं शस्त्र खड़ा था। समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर यूसुफ जानबूझकर मुझे छोड़कर जा रहा था तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मैं जानता था कोई इस खतरनाक सूरत हाल में सरवत की हिफाजत नहीं कर सकेगा, बल्कि शायद अपनी हिफाजत भी ना कर सके। तैश की लहर सी मेरे अंदर उभरी। लोडर मुझसे 50-30 मीटर दूर जा चुका था। मैंने उसके पीछे दौड़ लगा दी। 10-15 सेकंड में मैं उसके नजदीक पहुंच गया। न जाने इस वक्त क्यों मुझे इमरान की रोदात का एक मंजर याद आ गया। शायद वो बदमाश औरत माजा भी इसी तरह इमरान और राजे के पीछे भागी थी। वो दोनों चकड़ा लोडर पर सवार थे। फिर माजा के हाथ का कड़ा चलते लोडर के कुंडे में फंस गया था। बहरहाल सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ थी। यहाँ कोई भी गाड़ी के अकबी हिस्से में मौजूद नहीं था, बस चारे के गट्ठे जो झटकों के सबब जोर जोर से हिल रहे थे। मालूम नहीं कि यूसुफ अकबनुमा आईने में मुझे देख सका या नहीं। बहरहाल मैंने लोडर का जंगला पकड़कर जस्त लगाई और चारे के गट्ठों के ऊपर गिरा। लोडर अब रफ्तार पकड़ता जा रहा था। शायद उसकी वजह यह थी कि रास्ता निस्बतन हमवार हो गया था। दाएं बाएं दरख्त थे। अक्क में सरदारों की हवेली से शोले बुलंद हो रहे थे और धुएं के बादल घटा की शक्ल इख्तियार कर रहे थे। फायरिंग की आवाजें अब रुक रुक कर आ रही थीं। कुछ दूर मुझे एक दिलखराश मंजर नजर आया। एक घोड़ा सरपट भाग रहा था। उसकी चर्मी जीन को आग लगी हुई थी। जीन के साथ साथ घोड़े की पुश्त की चर्बी भी चल रही थी। वो दरख्तों से टकराता गिरता पड़ता मेरे सामने एक जोहड़ में जा गिरा और नजरों से ओझल हो गया। मैंने 2-3 भैंसों को भी देखा जो डकराती हुई इधर उधर भाग रही थी। यकीन वो भी हवेली में लगने वाली आग से मुतासर थीं। मैंने चारे के गट्ठों पर ऊंधे लेटे लेटे अक्कब में देखा। किसी गाड़ी की रोशनियां दिखाई नहीं थी, ना ही कोई घुड़सवार नजर आया। मतलब यह था कि हम ताक़ुब से महफूज रहे हैं। वहां इतनी अफरा तफरी थी कि किसी को किसी का होश तक नहीं था। मेरी पेशानी के चोट से अब भी खून रिस रहा था। पूरा बदन जैसे चोटों के सबब फोड़ा बना हुआ था। यह अजियत तल्ख थी और मीठी भी। दर्द की टीसें मेरे अंदर अजीब सी तरंग भर रही थी।
मैंने वहीं सब्ज चारे पर लेटे लेटे राइफल को अच्छी तरह चेक किया। इसके मैगजीन में अब भी 6-7 गोलियां मौजूद थीं। मैंने मैगजीन फुल कर लिया और राइफल को उलट पलट कर उसके मैकेनिज्म को समझ लिया। मैं जानता था कि आज रात किसी भी वक्त मुझे इसकी जरूरत पड़ जाएगी। बहरहाल ये मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी पड़ जाएगी। यूसुफ गाड़ी को भगाता हुआ चला जा रहा था। मैं इसके जहन को समझने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ जाना चाह रहा था? जल्दी मुझे अंदाजा हो गया कि वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। वो बस हवेली से दूर होना चाह रहा था। दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान उसे जितर भी बेहतर रास्ता नजर आता, वो इस तरफ गाड़ी घुमा देता था। मैंने सोचा क्या मुझे इन दोनों को अपने बारे में बताना चाहिए? यह जरा मुश्किल सवाल था। अभी मैं इसका जवाब ढूंढ ही रहा था कि गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। हम हवेली से 7-8 मील दूर आ चुके थे। मैंने कैबिन की छत के ऊपर से देखा, आगे रास्ता बंद था। एक बड़ी जीप इस तरह खड़ी थी कि पहलू से निकलना दुश्वार था। जीप की छत पर काफी साजो सामान लदा नजर आ रहा था। लोडर की हेडलाइट में मैंने देखा ये मछलियां पकड़ने वाले जाल थे और कैंपिंग के लवाजमात थे। 2 तनुमंद सिख जीप से बाहर खड़े हमारी तरफ देख रहे थे। यूसुफ ने लोडर रोक लिया। दोनों तनुमंद सिख यूसुफ वाली खिड़की की तरफ आए। एक ने कहा, सॉरी पर आजी, जीप जरा बंद हो गई है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ जाना है आपने? बस थोड़ी ही दूर, यूसुफ ने गोल मोल सा जवाब दिया। जनाबे आड़ी, थोड़ी दूर का कोई नाम शाम तो होगा ना, दूसरे शख्स ने हंसते हुए कहा। इसी दौरान में तीसरा शख्स भी जीप से निकलकर लोडर की तरफ आ गया। उसने पतलून कमीज पहनी हुई थी। मैंने देखा उसके होंठों में सिगरेट है और वह नशे के सबब वाज़े तौर पर लड़खड़ा रहा है। उसने सबसे पहले सरवत वाली खिड़की ही में देखा और हाँक लगाई, आ तेनू पैणगे नसीबां वाले, नशे दिए बंद बोतले, हो बंद बोतले। इस दौरान में पहले वाले दोनों सिखों ने यूसुफ से चंद और सवाल पूछे जिनके वो मुनासिब जवाब न दे सका। पहला शख्स बोला, भरा जी मैनू तो लगता है कि आपने आज रात रास्ता भूलना ही भूलना है, हमको आपकी मदद करनी चाहिए। वैसे आप दोनों कहीं से नस कर तो नहीं आए? यूसुफ बोला, आप कैसी बातें करते हो सरदार जी, क्या हम आपको ऐसे लगते हैं? शराबी बोला, ऐसे नहीं लगते तो वैसे भी नहीं लगते ना जी। वैसे इश्क मशूकी करना कोई अपराध तो नहीं है ना यार जी, आप बदतमीजी कर रहे हैं। यूसुफ की सिटपटाई हुई सी आवाज आई। सुर्ख पगड़ी वाले ने कहा, प्रेमी को प्रेमी कहना कोई बदतमीजी नहीं होती सज्जन प्यारे। तुमने वो गाना नहीं सुना, प्यार किया है कोई चोरी नहीं की? यूसुफ ने दोबारा लोडर स्टार्ट किया। गालबन वो चाह रहा था कि वो लोडर को रिवर्स करके दूसरी तरफ से निकल जाए। फौरन इंजन बंद हो गया। उसके साथ ही चाबी की छन छन सुनाई थी। मुझे अंदाजा हुआ कि नौवारदों में से किसी ने फुर्ती से अग्निशन में से चाबी खींच ली है। मामला बिगड़ता जा रहा था। शराबी ने लहक कर कहा, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, लंबी मुलाकात है जी, लंबी मुलाकात है। उसके साथ ही उसने खिड़की में से सरवत के साथ कोई छेड़छाड़ की। मैंने चांटे की आवाज बिल्कुल साफ सुनी। यकीनन सरवत की तरफ से जवाब था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तवक्का के ऐन मुताबिक था। शराबी शख्स ने एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और सरवत को बाजू से पकड़कर बाहर खींच लिया। ना कर रज्जू, और इतने सोने गाल मारने के लिए नहीं, चूमने के लिए होते हैं। वो टकराया, ओए चूमती है मेरी जुत्ती, और मैं तो इसका अशर नशर कर दूंगा। यूसुफ जल्दी से आगे आया और लरसती हुई आवाज बोला, हमारे साथ ऐसा मत करें, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। शराबी अज्जू बोला, मिन्नतें भी करते हो, और शराबी बोला, मिन्नतें भी करते हो और चपेड़े भी मारते हो, और तुम्हारी तो। उसने यूसुफ को जोर से धक्का दिया। वो लोडर की साइड से टकराया और कराने लगा। इसमें इतना दमखम हरगिज नहीं था कि इन डिक्शरों की मुजाहमत कर सकता। वो टाई लगाकर सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठने वाला शख्स था। इन तीनों की नीयत वाज़ेह होती जा रही थी। इनमें से एक सुर्ख पगड़ी वाला कदरे भला मानिस था, लेकिन बाकी दोनों एकदम हिरसी गुंडे नजर आते थे। वो शिकार के लिए निकले हुए थे, लेकिन मछली की बजाय एक खूबसूरत लड़की चाल में आ गई थी और वे सूरत हाल पर निहाल नजर आ रहे थे। इसी दौरान में उनमें से एक ने लोडर के अकब का मुआयना शुरू कर दिया। यकीनन वो चारा देखकर हैरान हो रहा था। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसने पहले मेरी टांगे देखी, फिर टार्च जलाई और तेजी से मेरी तरफ आया। ओए, और ये कौन है? अभी उसने इतना ही कहा था कि मैंने 222 राइफल का कुंदा बड़ी ताकत से उसके मुंह पर मारा। वो किसी ऐसे हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उछलकर एक कीकर से टकराया और फिर सरवत के पांव के पास जा गिरा। मैं छलांग लगाकर नीचे आ गया। शराबी अज्जू खतरा भांप कर जीप की तरफ लपका। उसका अंदाज से यह था कि वो कोई हथियार वगैरह निकालना चाहता है। मैंने बेदरेग उसकी टांग में गोली मार दी। धमाके की आवाज के साथ ही वो चिल्लाया और तड़प कर लंबी घास में गिरा। बाकी दोनों अफराद सख्ते किसी कैफियत से निकले और मुझ पर पिल पड़े। उन्होंने दीवाना वार मुझसे राइफल छीनने की कोशिश की। मैंने उनके चेहरों पर टकरे रसीद की और उनकी कोशिश नाकाम बना दी। हौसला अफजा सूरत हाल देकर यूसुफ ने एक शख्स को अकब से जकड़ लिया। चंद सेकंड के अंदर 5 पलट गया था। मैंने इन दोनों अफराद के चेहरे का भुरता बना दिया। वो बाकायदा चिल्लाने लगे। उन्हें ऐसी शदीद मुजाहमत की हरगिज तवक्का नहीं थी। इनमें से एक तो खुद को छुड़ाकर जंगल में भाग गया।
दूसरा भी इसी ताक में था। जो ही मौका मिला उसने भी दौड़ लगा दी। इत्तेफाकिन उन दोनों पकौड़ों के रंग बिरंगे मोबाइल फोन वहीं पड़े रह गए थे। शराबी अज्जू सिंह लंबी घास में लोटपोट हो रहा था। 222 की गोली दह के अंगारे की सूरत उसकी फरबा रान में घुस गई थी। मैंने उसे ठोकर रसीद की और रौंदा करके उसकी जामा तलाशी ली। उसके पास मोबाइल फोन नहीं था, एक बटुआ और चंद दीगर अशिया मिली। फिर मैं जीप की तरफ आ गया। जीप में सामान खुर्दो नोश मौजूद था। इंडियन विस्की की 2 बोतलें और सिगरेटों के पैकेट पिछली नशिस्त पर नजर आ रहे थे। अगली नशिस्त के नीचे से एक भरा हुआ पिस्तौल भी निकला। अज्जू सिंह यकीनन यही पिस्तौल लेने के लिए लपका था। मैंने पिस्तौल अपने बेल्ट में उड़स लिया और वो बैग भी उठाया जिसमें कीमे वाले पराठे, आलू के तले हुए कतले और कोक के टिन पैक मौजूद थे। इसके अलावा एक बड़े साइज की गर्म चादर भी मैंने जीप में ही से निकाल ली। सरवत और यूसुफ हैरत से मेरी कार्रवाई देख रहे थे। वो मेरी मौजूदगी से एक ही वक्त में खुश भी थे और परेशान भी। मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, बस इतना कहा कि रास्ता बिल्कुल नहीं, दरख्त ही दरख्त हैं, हमें गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। ये बात यकीनन यूसुफ की समझ में भी आ रही थी। 2 ही ऑप्शन थे, गाड़ी छोड़ दी जाए या फिर वापस पलटा जाए। पलटने में शदीद खतरे के सिवा और कुछ भी नहीं था। यूसुफ को खामोश देकर मैंने कहा, जाया करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास। यहाँ एक फायर हो चुका है, किसी वक्त कोई भी यहाँ आ सकता है। हमें जल्दी निकलना चाहिए और बेहतर है कि इनकी जीप पर से थोड़ा बहुत शिकार का सामान भी उतार लिया जाए। वो किस लिए? यूसुफ ने पहली बार जुबान खोली। अभी कुछ देर पहले जब इन गुंडों ने तुमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो तुम्हारी जुबान को ताला लग गया था। हमारे पास शिकार का सामान होगा तो बता सकेंगे कि शिकार पर निकले हैं। मेरे खुश्क लहजे को महसूस करके यूसुफ ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया और जीप की छत पर बंधे हुए सामान को खोलने में मदद की। हमने एक जाल और कुछ कुंडियां वगैरह सामान से अलहदा कर ली। जमीन पर गिरे हुए दोनों मोबाइल फोन सरवत ने उठाकर मुझे दे दिए। शराबी अज्जू सिंह को वहीं लोट पुट होते छोड़कर हम तेजी से घने दरख्तों की तरफ बढ़ गए। 222 राइफल को छुपाने के लिए इस चादर ने बहुत मदद की जो मुझे जीप से मिली थी। मैंने चादर बुक्कल की तरह अपने इर्द गिर्द लपेट ली। मुझे घंटा पहले वाला अफसोसनाक तजर्बा अभी भूला नहीं था। यूसुफ मुझे छोड़कर आनन फानन ओझल हुआ था। अब वो फिर कोई ऐसी हमाकत कर सकता था। मैं यूसुफ और सरवत के पहलू में चल रहा था, मगर हर वक्त उन्हें अपनी नजरों में भी रखे हुए था। अजीब सूरत हाल थी। 1-2 रोज के अंदर ही हमारे ताल्लुक में कितनी दूरी आ गई थी। मैं सरवत और यूसुफ के लिए लहू लहू हो रहा था और अब वो मुझे ही अपना दुश्मन समझ रहे थे। यूसुफ ने धीमे लहजे में कहा, क्या कोई लीगल तरीका नहीं हो सकता? क्या मतलब? मैंने पूछा। सरवत ने वजाहत करते हुए, क्या हम किसी पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं, मैंने कहा, लेकिन फिर वहां से निकल नहीं सकते। वो लोग सबसे पहले हमसे पासपोर्ट और वीजा मांगेंगे। इसके बाद हम जासूस या दहशतगर्द ठहरेंगे और हमसे बेरहम किस्म की तफ्तीश का आगाज हो जाएगा। फिलहाल तो किसी जगह किसी के पास पनाह ढूंढनी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत से या जबरदस्ती। 4-5 दिन बाद जब ये सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा फिर ही किसी तरफ निकल सकेंगे। जगत सिंह से मदद भी नहीं ली जा सकती? सरवत ने पूछा। ली जा सकती है पर अभी नहीं। अभी हमारे साथ वो भी मुश्किल में पड़ सकता है। फोन करके देख लें, सरवत मनमनाई। अभी ट्राई की थी, उसका फोन बंद है। वैसे भी कभी सिग्नल आ रहे हैं कभी नहीं। सर्दी महसूस हो रही थी। मेरी सारी चोटें ठंडी होकर ज्यादा तकलीफ देने लगी थी। पेशानी के इन ऊपर सर से बार बार खून रिसने लगा था जिसे मैं एक रुमाल से पूंछता था। यह ऐसी जगह थी जहां पट्टी भी नहीं बांधी जा सकती थी। यूसुफ से मुझसे नहीं पूछा कि मुझे सर की यह शदीद चोट कैसे लगी है। सरवत ने भी इस चोट की कैफियत दरियाफ्त नहीं की। यकीनन वो दोनों अपने तौर पर खजालत भी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने हवेली में एक खतरनाक सिचुएशन में मुझे तनहा छोड़ने की कोशिश की। खासतौर से यूसुफ तो यकीनन खज्जल था और अब उसे यह भी पता था कि मैं दोबारा उसे ऐसी कोई हरकत नहीं करने दूंगा। करीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद हम लोडर वाली जगह से 4-5 किलोमीटर आगे निकल आए। सरवत बुरी तरह थक चुकी थी। आकर वो एक जगह बेबस होकर बैठ गई। हमने भी बोझ उतारा और बैठ गए। मैंने एक बार फिर मोबाइल ऑन किया और जगत सिंह का नंबर मिलाने की कोशिश की। मेरे वाला मोबाइल तो सरदारों के पास ही रह गया था। यह मोबाइल उन 2 में से एक था जो अज्जू सिंह के साथ ही भागते हुए छोड़ गए थे। एक बार फिर जगत से राब्ता नहीं हो सका। मेरे सीने में एक आग से जल रही थी। मैं यूसुफ से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मैंने बस एक ही बात पूछी। मैंने कहा, यूसुफ, तुमने सरवत से कहा है कि मैंने तुम्हें पेन किलर के नाम पर जहरीली गोलियां खिलाने की कोशिश की। ये झूठ क्यों बोला तुमने? यूसुफ चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, इन सवालों जवाब के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है ताबिज। किसी महफूज जगह पहुंचकर जो चाहो पूछ लेना। मैंने कहा, कौन कह सकता है कि महफूज जगह पहुंचने तक तुम मेरे साथ होगे या मुझे कहीं छोड़ जाओगे? अगर तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है तो अभी दे दो। यूसुफ मेरा मुसम्मम इरादा देखकर बोला, मैंने सरवत से ये कभी नहीं कहा कि तुमने मुझे जहरीली गोलियां दी थी। मैंने बस ये कहा है कि इनकी डेट 2 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी और जिस किस्म की वो दवा थी वो एक्सपायर होने की सूरत में बंदे की जान भी ले सकती है। मैंने कहा, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है यूसुफ कि तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने गोलियों का जो पत्ता तुम्हें दिया था
इस पर खुद डेट पड़ी थी, वो एक्सपायर नहीं थी, मुझे ठीक से याद है। अब मैं क्या कहूँ? यूसुफ कमज़ोर आवाज़ में बोला। मैंने खुद भी डेट पढ़ी है, बंदे से गलती हो सकती है, हो सकता है कि तुमसे पढ़ने में गलती हुई हो और तुमसे नहीं हो सकती। मैंने पूछा। वो खामोश रहा। तारीकी की वजह से मैं उसके तासुरात नहीं देख सकता था, लेकिन मुझे यकीन था कि उसके चेहरे का रंग बदला हुआ होगा। वह सफ़ेद झूठ बोल रहा था। मेरी बदकिस्मती थी कि सफ़ेद झूठ को मौजूदा सूरत हाल भी सहारा दे रही थी। वह चंद घंटे पहले हवेली में जो कुछ हुआ वो सरासर यूसुफ के हक में जाता था। सरदार उतार ने अपने दर्जनों मेहमानों के सामने अपना जुर्म मेरे सर थोपा था। काली जीप के नीचे से निकलने वाले तकरीबन 4 किलो धमाका खेज मवाद का ताल्लुक मेरे साथ बना दिया गया था। अचानक फ़ोन की बेल होने लगी। ये वही अज्जू सिंह के साथी वाला रंग बरंगा फ़ोन था। मैंने कॉल रिसीव की। मुझे उम्मीद थी कि शायद दूसरी तरफ जगत सिंह हो, लेकिन एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई थी। हेलो, और मैं इंस्पेक्टर अनूप सिंह बोल रहा हूँ, और तुम जो कोई भी हो खुद को पुलिस के हवाले कर दो, और तुम्हारे हक में बहुत अच्छा होगा। हम तुम्हें पूरी सिक्योरिटी देंगे, जो कार्रवाई भी होगी कानून के अन मुताबिक होगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि तुम वाकई पुलिस वाले हो? और अगर हो भी तो पुलिस वालों की बात पर एतबार करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर आवाज़ उभरी। विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना, हमसे ज़्यादा दूर नहीं है तू। तुम नाले का पुल पार कर चुके हो। नाले और सो बॉर्डर के दरमियान 3-4 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में मौजूद हो। हमें ज़्यादा दौड़ाओगे तो फिर हमसे राहत की आशा भी न रखना, और यह भी हो सकता है कि हमसे पहले कुछ और लोग तुम तक पहुंच जाएं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे शक हो रहा था कि ये पुलिस वाला नहीं है, ये इन शिकारियों में से कोई हो सकता था, या फिर मुमकिन था कि सरदारों में से कुछ लोग इन शिकारियों तक पहुंचे हों और इनसे फ़ोन नंबर लेकर कॉल कर रहे हों। हमारे चारों तरफ तारीकी और सन्नाटा था। इस सन्नाटे में खतरात के मुहेब साए रेंग रहे थे। फ़ोन करने वाले ने जो मालूमात दी थी वो गलत नहीं थी। हमने थोड़ी देर पहले एक बरसाती नाले का बोसीदा पुल पार किया था। अपनी पेशानी के ऊपर सर में से बहने वाला खून बंद करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी चिकनी मिट्टी भर दी। इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता था? मैं यूसुफ को बताना चाहता था कि इसके साथ आज रात क्या होने जा रहा था, इसे किस तरह धमाके का शिकार बनाया जाना था, और किस तरह सरदार ओतार के मफरूर बेटे अशोका सिंह की मुश्किलें आसान होना थी। लेकिन मैं ये भी जानता था कि वो मेरी किसी बात पर एतबार नहीं करेगा, और शायद सरवत भी ना करे। मैं जो भी कहूँगा ये दोनों उसे किसी साजिश के जुमरे में लाएंगे। हमें वहाँ बैठे आध पौन घंटा गुजर चुका था। हम उठने की तैयारी ही कर रहे थे जब अचानक मुझे झाड़ियों में एक चमक सी नजर आई। इसके बाद ससराहट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जानवर तेजी से घुस रहा हो। यूसुफ और सरवत भी चौंक गए। सरवत ने टरी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने राइफल का सेफ्टी केज हटाया और उठ खड़ा हुआ। छठी हिस्स कह रही थी कि कोई जानदार इर्द गिर्द मौजूद है। वो कोई जानवर हो सकता था, कोई जंगल वासी, या फिर हमारा कोई दुश्मन। दफातनिक ब्रस्ट से कुर्बो चवार लर्ज उठे। ये ब्रस्ट गालबन हवा में चलाया गया था। घोंसलों में दुबके हुए बहुत से परिंदे फड़फड़ाते हुए महवे परवाज हो गए। इसके साथ एक नाहित करख्त आवाज उभरी, खबरदार अपनी जगह से हिलना नहीं। मैं एक लहजे में पहचान गया ये वही आवाज़ थी जो 1 घंटा कबल मोबाइल फ़ोन पर सुनाई दी थी। ये लोग तवक्का से ज़्यादा तेज़ी के साथ हम तक आन पहुंचे थे। चलो निकलो, मैंने सरवत और यूसुफ से कहा। वो सामान उठाकर झाड़ियों की तरफ लपके। मैं उन्हें कवर देता हुआ उल्टे पांव पीछे हट रहा था। एक और ब्रश चला। मेरे पांव के इर्द गिर्द भुरभुरी मिट्टी कई फुट तक हवा में उछली और शाखें टूटने की आवाज़ आई। मैंने जवाबी ब्रश चलाया। रात का सन्नाटा तलखखेज आवाज़ों से गूंज उठा, कुचलाया और जख्मी होकर दरख्तों में गिरा। अगले 1.5-2 मिनट बड़े कयामत खेज थे। मैं यूसुफ और सरवत के पीछे था, इन्हें कवर देता हुआ कभी उल्टे और कभी सीधे कदमों भाग रहा था, और साथ साथ छोटे ब्रश चला रहा था। हमारे इर्द गिर्द अंगारे से बिखर रहे थे। मुझे अंदाजा हुआ कि एक और शख्स मेरी फायरिंग से जख्मी होकर गिर गया है। मैगजीन में गोलियां कम थीं। मैं सिंगल शॉट चलाने लगा। यकायक मुझे लगा कि फायरिंग थम गई है, तो अफराद जख्मी हो गए थे। तीसरा शायद उसे संभालने में लग गया था। मुमकिन था कि वो 3 ही हों, और अगर ज्यादा थे तो फिर 2 टोलियों में हो सकते थे। कोई दूसरी टोली हमारे आस पास नहीं थी। फायरिंग थम गई तो हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगे। यूसुफ की टांग में पुराने जख्म की वजह से अभी तक हल्की लंगड़ाहट मौजूद थी, ताहम सरवत पाँव की मोच से पूरी तरह उबर चुकी थी और तेजी से हमारा साथ दे रही थी। करीबन 1 घंटा मुसलसल चलने के बाद हमें रुकने के लिए एक बड़ी मुनासिब जगह नजर आई। ग़ालिबन 3-4 हफ्ते पहले तेज आंधी की वजह से यहाँ 2-3 दरख्त ऊपर नीचे गिरे थे। इन तनावर दरख्तों के नीचे एक खला था। इस खला को ऊपर से जर्द पत्तों और शाखों ने पूरी तरह ढांप रखा था। इस खला में घुसकर खुद को पूरी तरह कैमोफ्लाज किया जा सकता था। यूसुफ और सरवत थक कर चूर हो चुके थे। हमने घने दरख्तों में मौजूद इस कुदरती पनाहगाह को इस्तेमाल करने का फैसला किया। वैसे भी ये जगह कदरे बुलंदी पर थी, हम इर्द गिर्द निगाह रख सकते थे। पहले मैं हाथों और घुटनों के बल चलकर अंदर दाखिल हुआ। टार्च की मदद से जगह का जायजा लिया। यूं लगा जैसे मैं इंसानी कोशिश से बनाई गई
किसी झोपड़ी में आ गया हूँ। जगह महफूज थी। यूसुफ और सरवत भी मेरे ही अंदाज में अंदर आ गए। मैंने टार्च बुझा दी। हम तीनों खामोश थे, जैसे कहने के लिए किसी के पास कुछ भी ना हो। चंद घंटों के अंदर जो कुछ बीता था वो किसी एक्शन मूवी की तरह ज़हन के पर्दे पर मुतहरिक था। मुझे यकीन था कि सरवत और यूसुफ की कैफियत भी मुख्तलिफ ना होगी। हवेली में निहाल बरादरी के अफराद बीमार बापू की रजामंदी से उसकी पोती को कहीं ले गए थे। पता नहीं क्या वो कहाँ और किस हाल में थी। यकीनन सरदार उतार जले पाँव की बिल्ली बना हुआ होगा। वो और उसके हर कार्य पूरे इलाके में दंदना रहे होंगे। यकीनी बात थी कि वो सरनों के साथ साथ हमें भी तलाश करना चाह रहे होंगे। खासतौर से यूसुफ उनके लिए बहुत अहम था। वो इनके लिए मुंह से गिर जाने वाले नवाले की तरह था, और यह नवाला यकीनन सोने का था। यह नवाला हासिल करने के लिए उन्होंने लाजमन जावा ग्रुप को खतीर रकम अदा की होगी। आज रात वो इसे चबा जाना चाहते थे, मगर उनके दांतों के नीचे आने से जरा पहले वो गिर गया था। मैं सरवत और यूसुफ को अंदर छोड़कर बाहर निकला। शिकार का सामान, जाल और कुंडियां वगैरह बाहर पड़ी थी। मैंने सब चीजें एक एक करके अंदर भेज दी और खुद दरख्तों से टेक लगाकर बैठ गया। राइफल मेरी गोद में थी। इसका ठंडे बैरल में से अभी तक बारूद की बू उठ रही थी। मैंने बेल्ट में से गोलियां निकालकर मैगजीन एक बार फिर लोड कर लिया। अचानक मैंने देखा कि कीमे के पराठों वाला छोटा बैग बाहर ही पड़ा रह गया है। मैंने वो बैग उठाया और सरवत से कहा कि वो अंदर रख ले। क्या है इसमें? सरवत ने पूछा। खाने पीने की चीजें हैं, लेकिन अंदर तो जगह नहीं है। आप बाहर ही रहने दें। नहीं, इसको अपने पास रखो, ज्यादा महफूज रहेंगी। मैंने जख्मी लहजा में कहा। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। समझ गई कि मेरा इशारा किस तरफ है। यूसुफ ने मुझ पर यह भोंडा इल्जाम लगाया था कि मैंने उसे जहरीली गोलियां देने की कोशिश की है। मैं बाहर बैठा रहा। ठंड में धीरे धीरे इजाफा हो रहा था। भागदौड़ में तो जिस्म गर्म था, अब फिर चोटें तकलीफ देने लगी। अंदर से कभी कभी बातों की मध्यम आवाज आती थी। भुने हुए गोश्त की खुशबू से अंदाजा हुआ कि अंदर उन्होंने पराठों वाला टिफिन खोला है। कुछ देर बाद खला के सिरे पर सरवत का हेवला नजर आया। वो रुमाल पर रखा हुआ पराठा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आप भी खा लें। नहीं, भूख नहीं, मैंने बेदिली से कहा। थोड़ा सा ले लें। नहीं। वो बोझल अंदाज में वापस चलेगी। पता नहीं क्यों मेरी आंखों के गोशे बेसाख्ता नम हो रहे थे। मैं खुद को एकदम बेगाना महसूस कर रहा था, बल्कि उससे भी बढ़कर दुश्मन। एक ऐसा दुश्मन जिसके हाथों में भरी हुई राइफल थी, जेब में पिस्तौल, और वो किसी भी वक्त यूसुफ के साथ कुछ भी कर सकता था। इन लम्हों में मैंने बड़े दर्द के साथ सोचा, अगर इस किस्म के हालात पैदा होने थे तो फिर सरवत इतनी जल्दी मुझे मिली क्यों थी? दिल में यह आस तो रहती थी कि अभी किसी मोड़ पर उसने फिर से मिलना है, कोई मौजज़ा होना है, किसी करिश्मे ने जुदाइयों को रेजा रेजा करना। लेकिन वो मिल गई थी और फिर बिछड़ भी रही थी, दोबारा कभी ना मिलने के लिए। सरदारों की हवेली में मैंने सरवत की आंखों में जो गैरियत देखी थी, उसने सीना छलनी का डाला था। एक ऐसा जख्म दिया था जिसने बहुत देर तक लहू बहाना था।